हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आपके लिए बिहार स्टेट साइंस का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इससे पहले कई सारे जो है प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे करवा दिए गए हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है इसमें पूछा है, पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या होती है, कितनी होती है। ऑप्शन ए है 23, ऑप्शन बी है 48, ऑप्शन सी है 46, ऑप्शन डी है 24 यानी 24। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम चले जाएंगे। यानी पुरुष में जो शुक्राणुओं के गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो 23 होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है। तो इसमें पहला ए ऑप्शन में दिया है, यह मस्तिष्क का काफी छोटा भाग लगभग 25% होता है। और ऑप्शन बी है, यह मस्तिष्क के पश्च क्षेत्र में स्थित होता है। ऑप्शन सी है, इसमें 3 भाग होते हैं, 2 पार्श्व और अनुमस्तिष्की गोलार्ध और एक केंद्र की वर्मिकस। और ऑप्शन नंबर डी है, यह पश्च मस्तिष्क का एक भाग है। तो ऑप्शन नंबर बी सी डी तीनों राइट है। इसमें रॉन्ग पूछा है, कौन सा गलत आंसर है। तो ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए ही गलत हो जाएगा। क्योंकि जो अनुमस्तिष्क होता है, अनुमस्तिष्क जो होता है वो काफी बड़ा भाग होता है। यानी जो दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है मस्तिष्क का, तो वो यही मस्तिष्क होता है जो पश्चिम में स्थित होता है। तो इसमें दे दिया काफी छोटा होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, उस उम्र का नाम है जिसके दौरान मानव पुरुषों और महिलाओं के प्रजनन अंग कार्यात्मक हो जाते हैं। गोनेड्स युग्मकों और सेक्स हार्मोन का उत्पादन शुरू कर देते हैं और मानव यौन के प्रति परिपक्व हो जाते हैं। ऑप्शन ए है युग्मक, ऑप्शन बी है किशोरावस्था, ऑप्शन सी है अनिषेक जनन, ऑप्शन डी है यौन प्रजनन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम चले जाएंगे, यानी किशोरावस्था एडोलसेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्रवाहिनी सामान्य मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नलिका के साथ जुड़ी होती है, जिसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है वृषण, ऑप्शन बी है शुक्रवाहिनी, और ऑप्शन सी है मूत्रवाहिनी, और ऑप्शन डी है मूत्र मार्ग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी मूत्र मार्ग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राइजॉइड्स के बारे में गलत है। तो ऑप्शन ए दिया है, इनकी संरचना और कार्य संवाहनी पादप के मूल रोम के समान होती है। ऑप्शन बी है, ये विभिन्न ऊतकों को बनी कोशिकीय संरचनाएं होती हैं। ऑप्शन सी है, ये बायोफाइट की निचली बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मल की कोशिका से बढ़ने वाली उभार होती हैं। और ऑप्शन डी है, इनमें पूर्ण विकसित तना, जड़ और पत्तियां होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है पूर्ण विकसित तना और पत्तियां नहीं होती। तो गलत पूछा था, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 20 सेंटीमीटर लंबा ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र ले जाती है। तो ऑप्शन ए है लिंग, ऑप्शन बी है विषण, ऑप्शन सी है अंडकोश की थैली, ऑप्शन डी है मूत्र मार्ग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका भी राइट आंसर मूत्र मार्ग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी ऊतक का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन ए है रक्त, ऑप्शन बी है त्वचा, ऑप्शन सी है हड्डी, ऑप्शन डी है जाइलम। यानी इसमें अस्थायी ऊतक के बारे में पूछा है। तो प्लांट टिश्यू में जो है अस्थायी ऊतक होता है। तो पहले प्लांट टिश्यू में पहले जो टिश्यू होता है वो 2 भागों में विभाजित होता है, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक जो है अस्थायी ऊतक होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो अस्थायी ऊतक होते हैं वो जाइलम होते हैं, यानी जो पेड़ों में पाए जाते हैं। यानी प्लांट में टिश्यू की बात की गई है यहाँ पे। प्लांट टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं, प्लांट टिश्यू 2 टाइप के होते हैं। एक, चलिए टिश्यू की बात कर सक लेते हैं। टिश्यू जो प्लांट टिश्यू है, प्लांट टिश्यू हो गए 2 टाइप्स के हो गए। एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी विभज्योतक ऊतक जिसको बोलते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया। और दूसरा जो हो गया, चलिए दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरा जो हो गया है
परमानेंट टिश्यू हो जाएगा, यानी अस्थायी ऊतक जिसको बोलते हैं। इसमें अस्थायी ऊतक के बारे में बात की गई है। एक परमानेंट टिश्यू हो जाएगा, यानी एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को जिसको हिंदी में विभज्योतक ऊतक बोलते हैं, और एक दूसरा जो हो जाएगा उसको परमानेंट टिश्यू बोलेंगे, यानी अस्थायी ऊतक हो जाएगा। तो विभज्योतक ऊतक वो होते हैं, जैसे कोई पौधा है, चलिए मान लेते हैं कोई पौधा बना लेते हैं। तो पौधा जो होता है उसका मुख्य कार्य जो होता है कोशिका का विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण करना। जैसे मान लो पौधा बढ़ रहा है तो ये नई कोशिका हुई, फिर उसके बाद फिर पौधा बढ़ा, फिर नई कोशिका का निर्माण हुआ, तो इसी को क्या बोलते हैं, वो विभज्योतक ऊतक होता है, यानी ये शीर्ष में ज़्यादातर पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये ऐसे हो जाएंगे। और जब हम अस्थायी ऊतक की बात करते हैं, यानी परमानेंट जो टिश्यू होते हैं, यानी यही ऊतक जो हैं जो बढ़ते रहते हैं, प्लांट जैसे बढ़ रहे हैं तो अस्थायी ये विभज्योतक ऊतक हो गया। फिर आगे चल के फिर एक नई कोशिका बनी तो ये जो पुराना वाला अस्थायी रूप ले लेता है, तो इसको ही हम अस्थायी या परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। फिर नई शाखा का निर्माण जब हो जाता है तो वो नई वाली शाखा विभज्योतक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाएगा, और उसके पहले वाली जो अस्थायी रूप से उसी का निर्माण कर लेती है तो उसको जो है परमानेंट या अस्थायी टिश्यू कहते हैं। तो अस्थायी टिश्यू के ही दो भाग होते हैं, यानी जब हम अस्थायी ऊतक की बात करते हैं तो अस्थायी ऊतक भी दो टाइप्स के होते हैं। एक सिंपल होते हैं, एक सिंपल टिश्यू होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो सिंपल टिश्यू के अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे, एक पेरेन्काइमा आ जाएगा, एक कोलेनकाइमा आ जाएगा, और एक सीलेरेन्काइमा आ जाएगा। और जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर ही कौन से आते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर जो होते हैं जाइलम और फ्लोएम आते हैं। यानी जो जटिल टिश्यू होता है अस्थायी ऊतक के अंदर जटिल टिश्यू होता है वो जाइलम फ्लोएम आता है। इसमें ऑप्शन में जाइलम दिया हुआ है, यानी जाइलम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जाइलम के साथ साथ एक फ्लोएम भी होता है। जाइलम का जो कार्य होता है जो खनिज लवण मिट्टी से जो है पानी को लेता है और पूरे प्लांट तक पहुंचाता है, तो वो जाइलम का कार्य हो गया। और फ्लोएम का कार्य क्या होता है, यानी पत्तियों से बने भोज्य पदार्थों को जो प्लांट के अन्य भागों में पहुंचाता है, तो उसका जो कार्य होता है वो फ्लोएम कार्य करता है। यानी भोजन का कार्य कौन करता है, फ्लोएम करता है, और जल के लिए कार्य कौन करता है, पौधों में पहुंचाता है, वो जाइलम करता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाइलम हो जाएगा। यानी फिर से रिपीट कर देते हैं, यानी जो टिश्यू होते हैं प्लांट में दो टाइप्स के होते हैं, एक विभज्योतक ऊतक और एक अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक के दो भाग होते हैं, यानी एक सरल सिंपल टिश्यू, एक कॉम्प्लेक्स यानी जटिल ऊतक। तो जटिल ऊतक के अंतर्गत ही जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। और जाइलम का क्या कार्य होता है, जल को अवशोषित करना, और फ्लोएम का क्या कार्य होता है, वो पौधों द्वारा बने भोज्य पदार्थों को अन्य भागों तक पहुंचाना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अस्थायी ऊतक के बारे में पूछा है तो जाइलम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा है प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोन यानी सेल बॉडी से निर्मित होता है, जिसमें से कई छोटी छोटी शाखाएं निकली होती है, तो जिन्हें क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है दुमिकाएं, ऑप्शन बी है प्रतिवर्ती क्रियाएं, और ऑप्शन सी है एक्सॉन, और ऑप्शन डी है संवेदी। यानी जो प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोन सेल बॉडी निर्मित होती है, तो इसे छोटी छोटी जो शाखाएं निकली रहती है, तो जिन्हें दुमिकाएं कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यानी दुमिकाएं इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक संक्रमण धातु नहीं है। तो ऑप्शन ए है एनपी, ऑप्शन बी है आरई, ऑप्शन जी है जेड ऑप्शन डी है टीसी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एनपी, यानी इसका संक्रमण धातु नहीं है। इसका नाम जो है नेप्टीनियम होता है। यह एक प्रकार का केमिकल एलिमेंट है। इसका आणविक नंबर 93 होता है। एक प्रकार के जो क्या है केमिकल है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोडाइवर्सिटी किससे संदर्भित है। तो ऑप्शन ए है ठोस कचरे का पुनर्चक्रण, ऑप्शन बी है पृथ्वी पर जीवन की विविधता, और ऑप्शन सी है संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण, और ऑप्शन डी है जानवरों का अध्ययन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ हम चले जाएंगे। यानी जैव विविधता दो शब्दों से जो है मिलकर के बना होता है। बायो और डाइवर्सिटी, बायो का अर्थ है जीव होता है और डाइवर्सिटी का अर्थ है यानी विविधता। तो साधारण शब्दों में हम किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या और उनकी विविधता को जैव विविधता कहते हैं।
तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी की पर जीवन की विविधता। ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिडेमियोलॉजी क्या है? तो ऑप्शन ए है बड़ी आबादी में रोग की घटना एवं उसके प्रसार का अध्ययन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं, बड़ी आबादी में कुपोषण का अध्ययन। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे के ऑप्शन भी हम पढ़ लेते हैं, बड़ी आबादी में स्वस्थ देखभाल का प्रावधान का अध्ययन, हैजा रोग के निदान के लक्षण। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बड़ी आबादी में कुपोषण का अध्ययन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जब किसी रोग का प्रकोप कुछ समय पहले ही अपेक्षा बहुत अधिक हो जाता है उसे महामारी या जनपादिक रोग कहते हैं। तो बड़ी आबादी में रोग का प्रसार और उनका अध्ययन एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य स्वास्थ्य के लिए रक्त में पीएच की सीमा कितनी होती है? ऑप्शन ए है 6.35 से 6.45, ऑप्शन बी है 5.35 से 5.45, ऑप्शन सी है 7.35 से 7.45, ऑप्शन डी है 8.35 से 8.45। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 7.35 से 7.45 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है फ्रंटल, ऑप्शन बी है जांग की हड्डी, ऑप्शन सी है रिब्स, ऑप्शन डी है टखने की हड्डी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए यानी फ्रंटल इसको कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? ऑप्शन ए है B12, ऑप्शन बी है विटामिन डी, ऑप्शन सी है विटामिन ए, ऑप्शन डी है विटामिन ई। तो रक्त का जो थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाएगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी B12 के साथ हम चले जाएंगे। B12 एक जो है इसका जो रासायनिक नाम होता है कोबालामिन होता है। इस विटामिन में जो है कोबाल्ट धातु पाया जाता है। यह विटामिन रक्त का थक्का बनाने और स्मरण शक्ति को बनाए रखते हैं और महिलाओं को स्वस्थ आदि के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। और ये जो अंग पाए जाते हैं विटामिन B12 उसके स्रोत क्या क्या हैं? तो दालें हो गई, जैसे अंकुरित अनाज हो गए, घी, दूध, दही, मक्खन, आलू, गाजर, मूली, शकरकंद, पनीर, खोया, मट्ठा आदि ये जो है विटामिन 12 में प्रचुर मात्रा में यानी अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और बात कर लेते हैं विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है? सूखा रोग हो जाता है, जो हमें सूर्य की रोशनी से विटामिन डी प्राप्त होती है। और विटामिन ई से हमें बांझपन रोग हो जाता है स्त्रियों में, यानी जनन अंग जो है अच्छे से काम नहीं करते। और जो विटामिन ए है यानी ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। तो इसका जो लेकिन राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? तो स्पेरिमियम या एंटीबॉडी या एंटीबायोटिक्स या एंटीजन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो एंटीबायोटिक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बैक्टीरिया के संक्रमण से जो आम इलाज किया जाता है वो एंटीबायोटिक्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस स्वामीनाथन नामक भारतीय अनुवांशिकविद ने किसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो पीली क्रांति, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति या काली क्रांति। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी एमएस स्वामीनाथन का जन्म जो है 7 अगस्त 1925 में को तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था। अनुवांशिकी विशेषज्ञ स्वामीनाथन भारत की हरित क्रांति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ऑप्शन नंबर सी हरित क्रांति इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक कितना मीटर लंबा होता है? ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 9। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है आमतौर पर वर्णांतरा यानी कलर ब्लाइंडनेस क्या है? तो एक अनुवांशिक प्रकृति है या गैर अनुवांशिक स्थिति है या जीवन शैलीगत बीमारी है या प्रकाश में अनावरण के कारण होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वर्णांतरा जो होती है, कलर ब्लाइंडनेस जो होता है वो एक अनुवांशिक बीमारी है यानी एक अनुवांशिक प्रकृति है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीमोफीलिया भी जो होती है वो भी एक उसमें आ जाएगी, वो अनुवांशिक बीमारी के अंतर्गत आएगी, यानी जनरेशन टू जनरेशन होती है। हीमोफीलिया जो है उसमें ब्लड का थक्का नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? तो ऑप्शन ए दिया है गैसों का मिश्रण, ऑप्शन बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी है और ऑक्सीजन,
और ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो मानव जब श्वास में छोड़ता है, लेता क्या है, ऑक्सीजन लेता है, और छोड़ता क्या है, तो छोड़ता वह कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 छोड़ता है। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड जब गाड़ी वगैरह की धुएं जो होती हैं उन्हीं को कार्बन मोनोऑक्साइड कहेंगे यानी CO कहेंगे। बट इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं? तो मानव जीव में जो है 200 से 800 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो जीवा का जो संवेदी कलिकाएं पाई जाती हैं तो लगभग 10,000 होती हैं स्वाद कलिकाएं। तो इसमें ऑप्शन में दे दिया है 2000 से 8000, तो हम 2000 से 8000 में चले जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म दर यानी बर्थ रेट सरलतम सूचक है। ऑप्शन ए है मार्टिलिटी की, ऑप्शन बी है नेटिलिटी की, ऑप्शन सी है उर्वरता की, और ऑप्शन डी है वृद्धि की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी उर्वरता इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर में कौन से जीन्स बहुधा उत्परिवर्तन हो जाते हैं? ऑप्शन ए है आन्कोजीन्स, ऑप्शन बी है ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, ऑप्शन सी है उत्परिवर्तक जीन्स, और ये सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी के साथ हम चले जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक के टेडपोल के कायांतरण के दौरान निम्नलिखित में से किसकी संरचना अपरिवर्तित रहती है? तो फेफड़े की, मस्तिष्क की, हृदय की या आंत की। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हम बी के साथ चले जाएंगे, यानी जो मेढक का मस्तिष्क होता है कायांतरण के दौरान मुख्य परिवर्तन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी मस्तिष्क की इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेसेंटम अवरोधक यानी प्लासेंटल बैरियर्स जो है सर्वाधिक होता है बिल्ली में होता है, शुअर में होता है, चूहे में होता है या मनुष्य में होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सुअर के साथ चले जाएंगे, यानी पिग। ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो सुअर के अंदर होता है, सुअर के एपिथेलियो कोरिल प्लासेंटस में जो है सभी 6 प्रकार के अवरोधक यानी बैरियर जो है उपस्थित होते हैं, 6 टाइप्स के। यदि टाइप्स पूछे तो 6 टाइप्स के हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों में निम्नलिखित में से किसका पुनरुद्भवन हो सकता है? यकृत में, भुजाएं में, या दांत यानी टीथ में, या नेत्र में? तो स्तनधारियों में जो है सबसे ज़्यादा पुनरुद्भवन पाया जाता है तो वो यकृत में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी स्तनधारियों के यकृत कोशिकाएं जो है पुनरुद्भवन कर सकती हैं, तो यकृत जो है लीवर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः वृद्धि वक्र की आकृति होती है तो रैखिक होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है, सिग्मॉइड होती है, घंटीनुमा होती है? तो सामान्यतः वृद्धि वक्र की जो आकृति होती है वो ऑप्शन नंबर सी यानी सिग्मॉइड के साथ हम चले जाएंगे। सिग्मॉइड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रेशम से होता है तो नाइट्रोजन, पोटेशियम या मैग्नीशियम या फास्फोरस? तो प्राकृतिक रेशम से जो होता है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। यानी प्रोटीन, सिरोसिस तथा फाइब्रोइन पाए जाते हैं तो प्राकृतिक रेशम में नाइट्रोजन की मात्रा उपस्थित होती है। तो ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइब्रिडोमा तकनीकी में लिम्फोसाइट्स का माइलोमा कोशिकाओं के साथ संलयन होता एक उदाहरण है। तो ऑप्शन ए है कायिक संकरण का, ऑप्शन बी है सामान्य संकरण का, ऑप्शन सी है सूक्ष्म प्रवर्धन, और ऑप्शन डी है कार्यो प्रिजर्वेशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ हम चले जाएंगे, यानी कायिक संकरण का इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी लिम्फोसाइट का जो माइलोमा के साथ संलयन कायिक संकरण का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संश्लेषित वैक्सीन कहलाती है? ऑप्शन ए है प्रथम पीढ़ी की वैक्सीन, ऑप्शन बी है द्वितीय तथा तृतीय पीढ़ी की वैक्सीन, ऑप्शन सी है मोनोक्लोन वैक्सीन, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, यानी द्वितीय तथा तृतीय पीढ़ी की वैक्सीन। ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का वर्धक स्थल करता है तो संबंधक, अनुलेखन या समापन का नियंत्रण या अनुलेखन का प्रारंभ या आरएनए पॉलीमरेज हेतु कोड? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के प्रारंभ स्थल होते हैं इस प्रक्रिया में आरएनए पॉलीमरेज के प्रमोटर यानी वर्धक से जुड़ने पर प्रारंभ होते हैं
तो ऑप्शन नंबर सी यानी अनुलेखन का प्रारंभ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे करवाए जाते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।